तो इस तरह से सामाजिक समझौता सिद्धांत में लाक, जो ब्रिटिश थिंकर हैं, 1632 से 1704 का टाइम है, टू ट्राइजान, GOVERNMENT, शासन पर 2 निबंध, इनकी पुस्तक 1690 में आई थी। तो हॉब्स और लॉक की चर्चा के बाद अब हम चर्चा करते हैं रूसो की। रूसो मूलतः जेनेवा स्विट्जरलैंड के थिंकर हैं, जो बहुत समय इनका फ्रांस में बीता। 1712 से लेके 1767 तक इनका टाइम रहा है। प्रकृति की ओर लौटो, गो टू नेचर, इनका बड़ा प्रसिद्ध वाक्य रहा। इनका मानना है, पहले हम चर्चा की समझौते से राज्य बना है, लेकिन पहले हम चर्चा करेंगे मानव स्वभाव की। रूसो का मानना है कि प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य जब राज्य नहीं था, प्री पॉलिटिकल प्री सोशल जो अवस्था थी, जो प्री पॉलिटिकल अवस्था थी, जब राज्य नहीं था, उस अवस्था का मनुष्य, प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य बहुत ही सभ्य नहीं था, शिष्टाचार नहीं थे। वो बड़ा भोला भाला, सादगीपूर्ण, झूठ कपट, फरेब, मक्कारी, गद्दारी से दूर, दूसरे की ठगी फरेबी से दूर, दूसरे का धन लेना पाना, इस सब से बहुत दूर एक प्राणी था। इस नाते उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है प्राकृतिक अवस्था का, कि जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य है, प्राकृतिक अवस्था, वो नोबल सैवेज, आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर, आदर्श बर्बर, नोबल सैवेज, NOVELSAVAGE, नोबल सैवेज। आदर्श इस नाते है कि उसके अंदर झूठ फरेबी मकारी गद्दारी चोरी ये सब नहीं है, आदर्श है बिल्कुल। बर्बर इस नाते है कि वो सभ्यता संस्कृति का उसके अंदर विकास नहीं है, सभ्यता संस्कृति का विकास नहीं है, इस नाते वो बर्बर है। लेकिन आदर्श इस नाते है कि उसके अंदर झूठ फरेबी मकारी ठगी बेईमानी सबसे बहुत दूर है, एकदम भोला है वो, सादगीपूर्ण है वो, प्रकृति का मनुष्य है वो। परंतु धीरे धीरे मनुष्य जितना उसके मन में आता घूमता, जितना मन में आता फल खाता, जल लेता, अपनी आवश्यकता की चीजें लेता, कोई संघर्ष नहीं, बड़ी ही मनोरम अच्छी अवस्था थी वो। परंतु धीरे धीरे कला और संस्कृति का विकास हुआ, नए नए यंत्र आए, कृषि का विकास हुआ। इस कला और संस्कृति के विकास ने, कृषि के विकास ने, यंत्रों के विकास ने मनुष्य नए नए उत्पादन करने लगा और उसके मन में निजी संपत्ति का विचार आया। निजी संपत्ति, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये संपत्ति मेरी हो जाती, ये जमीन मेरा हो जाता, ये घर मेरा हो जाता, ये खलिहान मेरी हो जाती, निजी प्रॉपर्टी का विचार आया। और ये निजी संपत्ति मनुष्य के जीवन में सांप बन के आई। ये जो निजी संपदा आई, ये मनुष्य के जीवन में सांप बन के आई, सांप की तरह आई और पूरे वातावरण को विषैला कर दिया। फिर लोगों में झगड़े शुरू हो गए, संघर्ष शुरू हो गए, पूरा वातावरण दूषित हो गया। जो सादगीपूर्ण भोलापन उस मनुष्य में था, इन यंत्रों के विकास ने, कृषि के विकास ने, मनुष्य के अंदर जो निजी संपदा का विचार आया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का विचार आया, उसने पूरे वातावरण को दूषित कर दिया। क्योंकि निजी संपदा मनुष्य के जीवन में सांप की तरह आई। अपनी पुस्तक 1762 में प्रकाशित द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, सामाजिक समझौता में उनका मानना है। और पूरा वातावरण दूषित हो गया, कलह युद्ध से भर गया, संघर्ष शुरू हो गए। इस कला और संघर्ष से दूर होने के लिए हॉब्स का मानना है, रूसो का मानना है कि मनुष्य का आपस में समझौता होता है। समझौता, अब ये समझौता किस रूप में होता है? तो हॉब्स का मानना है कि मनुष्य की 2 इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की 2 इच्छा, मनुष्य की 2 इच्छा, एक होता है यथार्थ इच्छा, दूसरा होता है आदर्श इच्छा।
यथार्थ इच्छा को हम एक्चुअल बिल कहते हैं, एक्चुअल बिल, और इसको हम कहेंगे रियल बिल, आदर्श इच्छा। एक्चुअल बिल, रियल बिल, ये दो इच्छाएं प्रत्येक मनुष्य के मन में होती हैं। यथार्थ इच्छा के नाते चोरी, ठगी, बेईमानी, दूसरे के संपदा को ले लेना, यह सब यथार्थ इच्छा के नाते होता है, जो प्रत्येक मनुष्य के मन का एक हिस्सा है। दूसरा, एक मनुष्य के मन में और एक इच्छा होती है जो कहती है नहीं, चोरी नहीं करना है, किसी की संपदा नहीं छूना है, किसी का सामान हमें नहीं लेना है, किसी का जीवन को नुकसान नहीं पहुंचाना है, वो होती है आदर्श इच्छा। हाब्स कहता है कि चूंकि मनुष्य अपने यथार्थ इच्छा के वशीभूत होकर के गलत काम करता है, सारा संघर्ष यथार्थ इच्छा के प्रभाव में आने के नाते है, और अगर हमें अच्छे समाज की निर्माण करना है, एक अच्छे स्थिति में जाना है, तो हमें यथार्थ इच्छा को छोड़ना होगा। और सभी मनुष्य ऐसा मानते हैं। तो मान लीजिए मनुष्य हैं ए, बी, सी, डी, ऐसे मनुष्य हो गए। सबकी दो इच्छाएं, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा। अब यथार्थ इच्छा को नहीं छोड़ेंगे तो चोरी, बेईमानी, ठगी, मारपीट, झगड़ा होगा। इस नाते सबकी आदर्श इच्छाएं एक हो गई। सबकी आदर्श इच्छाएं एक होकर के सामान्य इच्छा बनाती हैं, और शासन सामान्य इच्छा के अनुसार होगा। और सबकी सामान्य इच्छा इस बात को लेकर के है कि एक अच्छे वातावरण का निर्माण हो, इस खराब वातावरण से हम निकल के जाएं, सबके जीवन जान माल की सुरक्षा हो, और सामान्य इच्छा की उत्पत्ति होती है। तो रूसो का मानना है कि शासन सामान्य इच्छा के अनुसार होगा। सामान्य इच्छा पे हम फिर विस्तार से बहुत चर्चा करेंगे, लेकिन इतना बता दें कि अब शासन सामान्य इच्छा के अनुरूप होगा। सामान्य इच्छा सभी के आदर्श इच्छाओं का योग है। रूसो का मानना है यदि कोई चोर चोरी करता है, मान लीजिए कोई चोर चोरी किया, मिस्टर ए ने चोरी किया और उसको दंड मिला, तो मिस्टर ए को यह दंड सामान्य इच्छा के अनुसार मिल रहा है। रूसो का मानना है कि सामान्य इच्छा के दिए हुए आदर्श दंड को स्वीकार करना चाहिए मिस्टर ए को, क्योंकि जो सामान्य इच्छा बनी है उसमें मिस्टर ए की आदर्श इच्छा भी शामिल है। ठीक है, अपने यथार्थ इच्छा के वशीभूत होकर के उन्होंने चोरी किया, किसी का नुकसान पहुंचाया, यथार्थ इच्छा के वशीभूत होकर के, लेकिन उसी मनुष्य के सामान्य इच्छा जो बनी, उस मनुष्य की आदर्श इच्छा उसमें शामिल है। तो सभी मनुष्यों की आदर्श इच्छा मिलकर सामान्य इच्छा बनाई है। इस नाते सामान्य इच्छा अगर दंड देती है तो प्रत्येक मनुष्य को स्वीकार करना है जो उसका उल्लंघन कर रहा है नियमों का, क्योंकि नियम बनाने का अधिकार अब सामान्य इच्छा को होगा। तो सामान्य इच्छा असीमित होगी, उसे कोई सीमा नहीं होगी, पूरे राज्य में उसका क्षेत्र होगा, अखंड होगा, उसे बांटा नहीं जाएगा, निरंकुश होगा, उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, मौलिक होगी, बहुत आवश्यक होगी, सर्वोच्च होगी, सबको उसकी बात मानना है, अदेय होगी, किसी को दिया नहीं जा सकता है। ये सब बहुत सारी उसकी विशेषताएं हैं जिसकी चर्चा हम आगे चल के कभी करेंगे। तो इस तरह से सामान्य इच्छा असीमित, निरंकुश, अदेय, असीमित एक ऐसी इच्छा है, एक ऐसा शासन है सामान्य इच्छा का जो सभी को स्वीकार करना होगा, और शासन सामान्य इच्छा के अनुरूप होगा। इस तरह से सामान्य इच्छा समझौते के बाद जो बन करके तैयार हुआ, और शासन सामान्य इच्छा के अनुसार चलेगा, वो सामान्य इच्छा निरंकुश, असीमित, अपरिमेय, व्यापी, सर्वव्यापी होगी, सर्वोच्च होगी, सुप्रीम पावर होगी। अब सवाल उठता है कि हाब्स और लॉक और रूसो तीनों ने कहा कि समझौते से राज्य बना, समझौते से राज्य बना। अब समझौते से राज्य बना तो राज्य के संदर्भ में, मानव स्वभाव के संदर्भ में, प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में सबके विचार अलग अलग हैं, लेकिन सब ने माना कि समझौते से राज्य बना और राज्य मानव निर्मित है। क्लियर? अब हमको आलोचना करनी है, और सबसे पहले हम आलोचना करते हैं कि अनैतिहासिक। विद्वान कहते हैं, राजनीतिक चिंतक, ऐसा कहीं इतिहास में वर्णन नहीं है समझौता कब हुआ, इस नाते गलत है। दूसरा कि प्राकृतिक अवस्था के लेकर के सबके विचार अलग अलग हैं, इस नाते यह सिद्धांत गलत है। तीसरा, मानव स्वभाव को लेकर के सबके अपने अपने विचार अलग हैं, इस नाते यह सिद्धांत गलत है।
चौथा, कुछ आलोचक कहते हैं कि अगर समझौता होता है तो दो लोगों में जब समझौता होता है तीसरा पक्ष चाहिए मध्यस्थता के लिए, इसमें तीसरा पक्ष है ही नहीं, तो समझौता कराया किसने? इस नाते सिद्धांत गलत है। कुछ लोग कहते हैं कि हाब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत के कारण शासक ने निरंकुश शासन की स्थापना होती है, तो राजा कुछ भी करेगा, मनमानीपन करेगा, तरह तरह का अत्याचार करेगा, ये तो बहुत ठीक नहीं होगी, तो बहुत अत्याचार होगा। इस नाते सिद्धांत ठीक नहीं है। जब उसके ऊपर केवल अपने ही विवेक का नियंत्रण है तो असीमित है, कुछ भी करेगा। कुछ आलोचक कहते हैं कि लाक के अनुसार सामाजिक समझौते के बाद जो शासन बना, शासक बना, राज्य बना, वो जनसहमति पर आधारित है। जनता के हित में शासक नहीं करेगा काम तो जनता उसकी सत्ता को हटा देगी। इसके आधार पर तो भाव क्रांतियां होंगी, खून खराबे होंगे, ये भी ठीक नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं कि नहीं, जो रूसों ने सामाजिक समझौता की बात किया, उससे जो राज्य बना वो राज्य सामान्य इच्छा पे निर्भर है, और सामान्य इच्छा असीमित निरंकुश है, तो इसके सामान्य इच्छा के नाम पे तरह तरह के अत्याचार होंगे। ये सब बहुत सारी आलोचनाएं हैं, ये सब बहुत सारी आलोचनाएं हैं। इन आलोचनाओं के बाद हम देखें तो इस सिद्धांत का महत्व क्या है? इस सिद्धांत का महत्व क्या है? सबसे बड़ा महत्व है कि पहला है कि राज्य ईश्वर निर्मित नहीं है, मानव निर्मित है। यह सबसे बड़ा इस सिद्धांत की महत्ता है कि सिद्धांत ने यह बताया कि राज्य मानव निर्मित है। दूसरा, लाक का मानना है कि शासन जन सहमति पर आधारित हो। लाक ने सीमित राजतंत्र की बात किया, सीमित राजतंत्र की बात किया। हाब्स तो निरंकुश सत्ता की बात करता है, निरंकुश राजतंत्र की बात करता है। हाब्स के अपने समय की परिस्थितियां थी। हाब्स जिसमें ब्रिटेन में आया, कहते हैं कि हाब्स और भय जुड़वा भाई थे। चारों तरफ युद्ध का माहौल था, उसके ऊपर वो प्रभाव थे, भय से ग्रसित था। इस नाते उससे अपनी विचारधारा आई। लाक ने 1688 के क्रांति को, गौरवपूर्ण क्रांति को बहुत अच्छा समर्थन दिया। लाक का मानना है कि शासन जन सहमति पर आधारित हो, यानी जन सहमति के शब्द को, जो लोकतंत्र की नींव है, उसे रखने का काम लाक ने किया। शासन सीमित होगा, निरंकुश नहीं होगा, जन सहमति पर आधारित होगा। यह बहुत बड़ी देन है, एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखा लाक ने। उसके बाद तीसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि हाब्स ने जिस निरंकुश सत्ता की बात किया, जो निरंकुश संप्रभु शासक की बात किया, उसके आधार पर आगे चल के ऑस्टिन ने वैधानिक संप्रभुता की विचारधारा को मजबूत किया, प्रतिपादित किया। लाक ने जिस संवैधानिक शासन की बात किया, सीमित सरकार की बात किया, आगे चल के वो राजनीतिक संप्रभुता की विचारधारा मजबूत हुई। रूसों ने जो शासन सामान्य इच्छा के अनुसार होगा, इसकी जो बात कही, इससे आगे चल के लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत मजबूत हुआ, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। तो यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, और तीनों विचारकों का मानना, हाब्स, लाक, रूसो का, कि सामाजिक समझौते से राज्य बना। आलोचनाएं भी रहीं। अंत में ये मैं कहूंगा कि इस सिद्धांत ने राजनीतिक चिंतन में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया। इसी के साथ जय हिंद।